मानवता अपनी सामान्य जिंदगी जी रही है, जबकि व्हाइट हाउस में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे सुलझाए जा रहे हैं। इसकी दीवारों के बाहर आम लोग आने वाले कल की योजनाएं बनाते हैं, उन बदलावों से अनजान जो उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल देती है। अज्ञात कारणों से शहर में वायु गुणसूत्र के सभी वाहक अचानक मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जानवरों और पक्षियों से लेकर पुरुषों तक हर नर प्राणी देश के राष्ट्रपति सहित नष्ट हो जाता है। जीवित बचे एकमात्र नर योरो ब्राउन नाम का एक युवा जो कोई खास प्रतिभा नहीं रखता जादूगर बनने वाला है, और उसका पालतू बंदर कैपुसिना एरिसन है। आपात स्थिति में रेजिना ओलिवर राष्ट्रपति पद संभालेंगी। हालांकि आपदा के समय वह विदेश में थीं और तब से उनकी कोई खबर नहीं आई है। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व के अभाव के भयंकर परिणाम होते हैं। शहर में दंगे भड़क उठते हैं, क्योंकि घबराई हुई महिलाएं अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देती है, यह नहीं जानती कि कैसे जीना है। व्हाइट हाउस के अंदर तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि कर्मचारियों को एहसास होता है कि 2 हफ्तों में वे पूरी तरह से फंस जाएंगे। कोयला और साफ पानी की आपूर्ति खत्म हो जाएगी, भोजन जल्द ही खत्म हो जाएगा, जानवर प्रजनन नहीं कर पाएंगे और समय रहते पर्याप्त भंडार बनाना नामुमकिन है। और यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सीनेटर जेनिफर ब्राउन नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालती है। जल्द ही राष्ट्रपति के गुप्त टास्क फोर्स 355 की सदस्य एजेंट सारा बर्गिन उनसे संपर्क करती है। सारा बताती है कि उन्हें एक वास्तविक खतरे के कारण यहाँ भेजा गया था, लेकिन उनके पास अपने नए मिशन के बारे में विस्तृत निर्देशों के लिए समय नहीं था। इस बीच योरो हताश महिलाओं का निशाना बनने से बचने के लिए अपने अपार्टमेंट में छिपा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपूर्ति कम होने लगती है, वह अपनी प्रेमिका के लिए एक नोक छोड़ने और स्थिति का आकलन करने का फैसला करता है। उसी समय सीनेटर ब्राउन सारा को उसकी बेटी को ढूंढने के मिशन पर भेजती है। हीरो, जिसने आपदा के बाद से किसी से संपर्क नहीं किया है, लेकिन योरो को किसी सुरक्षित जगह पर छिपने की कोई जल्दी नहीं है। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक शरणार्थी केंद्र जाता है, जिसमें उसके मृत प्रेमी की पत्नी भी शामिल है। इसके बाद योरो उस ठिकाने पर लौटता है जहां उसके दोस्त जमा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर में अभी भी कुछ जीवित पुरुष है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष महिला शरीर में पैदा हुए थे और हार्मोन थेरेपी के जरिए उनका शरीर बदला है। इसलिए रहस्यमय प्लेग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। न्यूयॉर्क शहर में निकासी शुरू हो जाती है और भारी सैन्य वाहन सड़कों पर गश्त करते हैं। सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए योरो को छिपना पड़ता है। फिर भी वह अपनी प्रेमिका के लिए एक और संदेश छोड़ने के लिए एक स्थानीय बार में घुसने में कामयाब हो जाता है। उसे अब भी उम्मीद है कि वह जिंदा है और उसका ऑटोग्राफ देखकर घर पहुंच जाएगी। योरो किसी की नज़र में नहीं आता, लेकिन इस बार चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। कैपुचिनो भाग जाता है, जिससे योरो को उसका पीछा करना पड़ता है। बेचैन बंदर पानी से भरे मेट्रो में उतरता है और लाशों से भरे गंदे पानी में गायब हो जाता है। अपनी घृणा से लड़ते हुए योरो अपने इकलौते दोस्त को खोने के लिए तैयार न होते हुए उसका पीछा करने का फैसला करता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसे पास में एक और जिंदा आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वह अपनी टॉर्च चलाता है तो वहां सिर्फ गंदा पानी दिखाई देता है। पानी से बाहर निकलने के बाद योरो कपड़े बदलने के लिए एक कपड़ों की दुकान में घुस जाता है, लेकिन छिपता नहीं है। दुकानदारों की नज़र उस नंगे अजनबी पर पड़ती है और वे सदमे से स्तब्ध रह जाते हैं। एक महिला उसे पकड़कर अधिकारियों को सौंपने का सुझाव देती है और इसके लिए भारी इनाम मांगती है, लेकिन आखिरकार दया आने पर वे योरो को जाने देते हैं और उसे एक साफ सुथरा कपड़ा देते हैं। योरो ने जो तनाव सहा है वह उसे लगभग पागल कर देता है। अपने फोन पर वीडियो देखते हुए उसे वह दिन याद आता है जब ईरान उसकी जिंदगी में आया था और अपने दोस्त की आवाज सुनकर वह छोटा बंदर छिपकर बाहर आ जाता है। एक वीरान दफ्तर में उसे दिवंगत राष्ट्रपति की विधवा मारा खोजती है। जेनिफर और सारा ठीक समय पर पहुंचती है और ऐसा दिखाने में कामयाब हो जाती है मानो मारा मानसिक रूप से टूट गया हो। इस बीच योरो छिपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साजिशकर्ताओं पर मंडराता खतरा बढ़ता जाता है और सारा जिद करती है कि लड़के को व्हाइट हाउस से बाहर निकाला जाए।
दिवंगत राष्ट्रपति की बेटी यह जानने की कोशिश करती है कि उसकी मां ने उस रात क्या देखा था। जेनिफर लड़की को यकीन दिलाती है कि यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन किम्बरली को शक है कि राष्ट्रपति ब्राउन झूठ बोल रहे हैं। जेनिफर ब्राउन अपने सहयोगियों को एक आनुवंशिकीविद ढूंढने का निर्देश देती है जो यूरो की जांच कर सके और पता लगा सके कि ग्रह पर क्या हुआ था और वह और कैपुचिनो क्यों बच गए। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में विशेषज्ञों को लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सारा अपनी बात पर अड़ी रहती है। यह बहुत खतरनाक है और उन्हें यूरो को शहर से बाहर निकालना होगा। एजेंट इस जोखिम भरे मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जल्द से जल्द ऐसा करना होगा। इस बीच इजराइल में एक घायल महिला को होश आता है और यह जानकर कि पृथ्वी पर सभी पुरुष मर चुके हैं, वह घोषणा करती है कि अब उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद का दावा करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार नोरा ब्रैडी अपने पति और बेटों को खोने और जीवनयापन के साधन विहीन होने के बाद अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ भटकने को मजबूर है।